तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, हेड एल्डर सीरियसली इंजर्ड थे और इनके सोल को वांगलिंग फिलहाल सोल विप से पकड़ लेता है। अब आगे, और वैसे भी अब ये सरवाइव नहीं कर सकते थे क्योंकि इनका जो सोल था वो ब्रोकन हो चुका था। और सोल लेसर की अब एक खासियत थी कि कितना भी बड़ा हो सकता था। जब से इसके बाहर में अब वो गोल्डन लाइट दिखने लगा था, और वांगलिंग इन्हें इसलिए पकड़ लेता है क्योंकि इसका काम था। तो फिलहाल ये भी अब यहाँ से बाहर निकलने लगता है। और इसे मेमोरी से कुछ चीज़ें पता चली थी कि जो ये हेड एल्डर थे, ये मतलब एंसेंट स्टार सिस्टम में ठीक ठाक नाम था। और इन्होंने इवन एक ट्रेजर भी भेजा था इनर रियल में बैटल के टाइम शायद। टाउसन ने बहुत लोगों को मारा था अभी, लेकिन जो अभी ये हेड एल्डर मर रहे हैं ये बहुत बड़ा नाम था। तो ये जानता था कि अब आगे आने वाला खतरा इसके लिए बहुत बड़े बड़े होंगे। और ये जानता था अगर डाविश स्कैटर स्पिरिट नहीं होता तो शायद ही ये बैटल फांगलिंग जीत पाता। तो फिलहाल डाविश स्कैटर्ड स्पिरिट अपने लोगों को यहाँ पर बाहर लेकर आ जाते हैं। और जब बाहर आते तो इनकी आंखों में आंसू थे, फिर ये हंसते हैं। बाकी लोगों का भी सेम हाल था। हालांकि ये लोग काफ़ी दुखी भी थे क्योंकि बहुत सारे लोग इनके मारे गए थे, शायद 80% लोग। वांगलिंग इन्हें देखता है, मतलब बात करते हुए, और इससे भी थोड़ा अच्छा लगता है। और वांगलिंग इस दौरान आसमान में देखता है और कहता है कि हम लोग सच में ब्रेक थ्रू कर लिए, मतलब क्या यही दुनिया अंत है इसका, मतलब क्या सच में हम हेवन से बाहर निकल चुके हैं। इससे उस दिन की याद आती है जब ये क्लाउड सी में ली कियान में और लुई योंगकोंग के साथ डाउ डिबेट कर रहा था कि हेवेंस एक सर्कल है, तुम एक सर्कल से बाहर निकलोगे दूसरे में फंस जाओगे, तो बाहर कैसे निकलोगे। और स्कैटर्ड स्पिरिट इस दौरान वांगलिंग को 10,000 से ज़्यादा स्पिरिचुअल थंडर देते हैं कि मैंने ये आपको प्रॉमिस किया था। अब वांगलिंग इस दौरान डाविश से कहता है कि देखो यार, अभी इटर्नल थंडर अभी इंजर्ड है, मैं उसे डेफोर करने जा रहा हूँ, तुम्हारा क्या इरादा है। डाविश स्कैटर्ड स्पिरिट काफ़ी खुश हो जाते हैं और इनका भी किलिंग इंटेंट जागता है कि सही है, मैं फिलहाल ये जो स्कैटर थंडर क्लैन वाले हैं इन्हें मजा चखाता हूँ। तो वांगलिंग अब आगे बढ़ जाता है। अब तो ये ओरिजिनल बॉडी के साथ जा रहा था तो पहले से काफ़ी स्ट्रांग था। बस इसके लिए प्रॉब्लम अगर कोई था तो फिफ्थ हेवन ब्लाइट का बंदा, जो कि अब मर चुके हैं। हालांकि फोर्थ हेवन ब्लाइट पे बंदे हैं, परेशानी कर सकते हैं, लेकिन उतने भी परेशानी नहीं। और लोग पूछ रहे थे वांगलिंग का पावर लेवल क्या है। जितना मुझे याद आ रहा है, निर्वाणा शैटरर मिड फेज, आई गेस। फिलहाल वांगलिंग वो जो 10,000 थंडर बोल्ट्स थे, स्पिरिचुअल थंडर बोल्ट्स, उन्हें डिफोर कर जाता है। तो इसका थंडर इसेंस काफ़ी बढ़ चुका था। और वांगलिंग एक चीज़ सोचता है कि इसे जल्दी से बैटल खत्म करना पड़ेगा, फिर यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो वांगलिंग जैसे जैसे आगे बढ़ता है आसपास थंडर से इकट्ठा होते जाते हैं। एक एंसेंट रूमर था जिसे बहुत कम लोग जानते थे कि अगर आपको थर्ड लेवल का कल्टीवेटर बनना है तो आपको जॉस फ्लेम कॉम्प्रीहेंड करना पड़ता है, मतलब अपने सेंसेस को नरिश करने पड़ते हैं, तभी आप थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर बन पाते हो। एक और उससे भी ज़्यादा मिस्टीरियस रूमर था कि अगर आप अपने डाओ को समझ लो बहुत अच्छे से, मतलब आपका कंप्रीहेंशन अलग लेवल पे हो, तो आप उस मेथड से भी थर्ड लेवल पे जा सकते हो। और वांगलिंग उसी लेजेंड के काफ़ी करीब था, मतलब बिना जॉस फ्लेम के भी आप थर्ड स्टेप में जा सकते हो और ये लेजेंडरी माना जाता है। तो वांगलिंग के आसपास एकदम मतलब सेंटर में वांगलिंग था और आसपास थंडर से इकट्ठा हो रहे थे। इसे देख करके स्कैटर्ड स्पिरिट भी हैरान थे और इन्हें समझ में आता है कि वांगलिंग कितना स्ट्रांग है। तो जब ये आगे बढ़ते तो ये जो सोलर प्लैनेट्स का एक बैरियर है जो रोक सकता है लोगों को, वो प्रकट होता है। फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। तो वांगलिंग इस फॉर्मेशन से 10,000 फीट की दूरी पर रुक जाता है और इसके एंशिएंट गॉड स्टार्स अब रोटेट करना शुरू करते हैं। तो आसपास में जो थंडर था वो और ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। इवन स्कैटर्ड स्पिरिट भी थोड़ा पीछे हट जाते हैं। और इस समय तक तो जो हेवेंस ब्लाइट वाले कल्टीवेटर्स थे होली लैंड से, वो वांगलिंग को घूर रहे थे। और ये लोग अंदाजा लगाने लगे थे कि यार हेड एल्डर अभी तक नहीं आए, ये बंदा आ गया। उन्हें कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं हुआ होगा, वो बहुत पावरफुल है, शायद उसने मतलब इसने उन्हें ट्रैप कर दिया होगा। लेकिन कुछ लोगों को याद आता है कि इटर्नल थंडरबोल्ट थोड़े समय पहले गया था और अभी जब वापस आया तो बहुत ज़्यादा ही मतलब वीक फील कर रहा था। तो फिलहाल जो थंडर लेक था वो उसका पूरा थंडर वांगलिंग के आसपास आ जाता है, एक ड्रैगन में बदल जाता है 10 लाख फीट के। और इस ड्रैगन को ये उस फॉर्मेशन की तरफ बढ़ा देता है और बैटल के दौरान ये सीधा बोलता है कि तुम्हारे हेड एल्डर, उनकी बॉडी कोलैप्स कर चुकी है, सोल मेरे पास है, और तुम्हारा जो क्लैन का इटर्नल थंडर बोल्ट है इधर ही भाग गया है, ये तुम्हारा डिफेंस कुछ नहीं कर सकता। बट लोग मानने को तैयार नहीं थे कि इम्पॉसिबल, बकवास बंद करो। पर ये लोग मानते नहीं, इधर फॉर्मेशन में क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। फाइनली स्कैटर्ड स्पिरिट और थंडर ड्रैगन ये अंदर एंटर कर जाते हैं और लोग यहाँ पर चिंतित थे, खास करके एल्डर, कि यार ये बंदा निर्वाणा शैटर लेवल पे है बट पता नहीं किसी और कारण से ये हेवेंस ब्लाइट का पावर दिखा पा रहा है, तो इससे जल्दी मारना पड़ेगा। और साथ में वो फोर्थ हेवन ब्लाइट वाला बंदा, ये हमारा रियल एनिमी है, तो इससे भी रोको। स्कैटर थंडर क्लैन के पास टोटल 11 लोग थे जो हेवेंस ब्लाइट पे थे। तो 7 लोग डाविश स्कैटर्ड स्पिरिट पे चार्ज करते हैं और इनमें से जो सबसे आगे था वो फोर्थ हेवन ब्लाइट पे ही था।
और दूसरा जो फोर्थ हेवन ब्लाइट का था वो वांगलिंग पर और भी 2-3 लोगों के साथ चार्ज करता है। और वांगलिंग कहता है तुम्हारे हेड एल्डर नहीं है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। वांगलिंग को आता है गुस्सा, ये सोल लैशर को निकालता है और इस समय इसमें बंधे हुए थे हेड एल्डर, मतलब उनका ब्रोकन सोल। अब इन लोगों को समझ में नहीं आता है क्या मतलब इनके हेड एल्डर को किसी थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर ने मारा। और ये सोचने लगते यार बंदा ये है कौन, इटर्नल थंडरबोल्ट भी वीक आया है। तो अब इनका जो वो कॉन्फिडेंस था वो नीचे जाने लगता है। और वांगलिंग इसी मौके का फायदा उठाता है। ये जानता था कि अभी लोग अंदर से कमजोर हो चुके हैं और इस मौके का फायदा उठाकर इसका जो ब्लडी स्वॉर्ड था ये फोर्थ हेवन ब्लाइट कल्टीवेटर पर चला देता है। और जब तक कि वो कुछ कर पाता ये ब्लडी स्वॉर्ड सीधा उसके आईब्रोज को टच करता है। अब जब ये चिल्लाता है तो बाकी लोग जो कि थोड़े सदमे में थे वो जाग जाते हैं। फिलहाल इसकी बॉडी कोलैप्स कर जाती बट सोल बच जाता है। लेकिन ब्लडी स्वॉर्ड फिर से इस पर अटैक करता है। वांगलिंग का जो पावर लेवल था अभी के हिसाब से ये थर्ड हेवन ब्लाइट को संभाल सकता है, फोर्थ के साथ एक लाइफ और डेथ टाइप बैटल कर सकता है, स्ट्रगल बैटल मतलब। लेकिन फिलहाल इस बंदे को कोई मौका नहीं मिलता है, वो सदमे में था और वांगलिंग फायदा उठाता है। और वांगलिंग अब इन्हें फिर से शॉक करता है कि देखो मैंने फोर्थ हेवन ब्लाइट को मार दिया है। और वांगलिंग स्कैटर्ड स्पिरिट को बोलता है कि आप संभाल लोगे इन लोगों को। और फिर ये होली लैंड के अंदर एंटर कर जाता है और बीच में कोई भी आता था तो उसे मारते दाड़ते निकल जाता था। और इसकी जो बॉडी थी वो थंडर ड्रैगन में मानो मर्ज हो जाती। अब जो लैंड था वहां पर भी एक फॉर्मेशन था, वांगलिंग इसे भी कोलैप्स कर देता है। इटर्नल थंडरबोल्ट क्योंकि फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो चुका था, धीरे धीरे टेम्पल पे डिस्ट्रॉय हो रहा था, तो समझ जाता है कि यार अब सही नहीं है और ये अपने को छोटा करने लगता है और एंडलेस वॉइड की तरफ भागने को देखता है। स्पेस में मतलब एक होल होता है और ये भाग रहा था। वांगलिंग देखता है और 3 कदम में उसके करीब पहुंचता है और ज्यादातर ये जो थंडरबोल्ट था उस वॉइड में जा चुका था, कुछ हिस्सा ही दिख रहा था। और वांगलिंग से पकड़ता है और बोलता है आजा भाई नीचे आजा। लेकिन एक थंडरस इम्पैक्ट वांगलिंग पर चार्ज करता है उस थंडरबोल्ट से और ये खून की उल्टी करता है। वॉर्टेक्स का बेसिकली वो पावर था और वो जो वॉर्टेक्स था वांगलिंग को भी खींचने लगता है। वॉर्टेक्स से जो हो रहा थी वो अलग फील होती है वांगलिंग को, इवन ये भी फियर फील करता है। जैसा कि पहली बार डाविस्ट स्कैटर्ड स्पिरिट ने सेलेस्टियल रियल्म को पहली बार देखा था। सेलेस्टियल रियल्म इन द सेंस स्कैटर्ड क्लैन वालों को। और वांगलिंग गुस्से में कहता है इटर्नल थंडरबोल्ट को तो मैं देख रहा हूँ, कोई नहीं चुरा सकता मुझसे, चाहे गॉड्स हो या सेलेस्टियल हो। तो वांगलिंग का जो डिफाइंग विल था वो फिर से प्रकट होता है और ये बोलता है एंशिएंट गॉड बॉडी एक्सपैंड। इसकी बॉडी 10,000 फीट की हो जाती है तो हाथ वो भी सब बड़े हो जाते हैं और ये फिर से थंडरबोल्ट को खींचने लगता है। पहले वो 100 फीट दिख रहा था बट अब वांगलिंग उसे 1000 फीट खींच लेता है। लेकिन वॉर्टेक्स से फिर से एक फोर्स निकलता है, थंडरबोल्ट को भी पकड़ के था और वांगलिंग से बैटल करने लगता है। अब वांगलिंग के जो स्टार्स थे वो और तेजी से रोटेट करते हैं तो इसकी और स्ट्रांग होती है। तो वॉर्टेक्स के अंदर से एक एंग्री रोर सुनने को मिलता है और इस पुल की मदद से मतलब इस फोर्स की मदद से वो बंदा इटर्नल थंडरबोल्ट को लगभग अंदर खींच लेता है। और एक आवाज आती है जो कि पूरे एंशिएंट स्टार सिस्टम में गूंजती है कि जाने दो, ये वो चीज़ नहीं है जो तुम ले सकते हो, अगर तुमने कंटिन्यू किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इस आवाज़ को जब सुनते हैं लोग तो खास करके ब्लू सिल्क क्लैन में माउंट ब्लू पर्वत पे ली क्यानमे को दिखाया जाता है। वो थोड़ी कंफ्यूजन में थी, स्ट्रगल कर रही थी। डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम जो कि जिथर प्ले करते हैं वो रुक जाते हैं। वो कुछ बोलने वाले थे बट उनका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और इस समय एक कमरे से बाहर आते और आसमान की तरफ देखते कोल्ड लुक के साथ कि एम्पीरियल कंकोबाइन ने इसी साइन के बारे में प्रेडिक्शन दिया था। जितने भी थर्ड स्टेप कल्टीवेटर थे सबका एक्सप्रेशन सेम था और सभी इस समय आसमान की तरफ देख रहे थे। तो जो एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म था उसका कुछ हिस्सा एंशिएंट स्टार सिस्टम में ही था यानी आउटर रियल में। तो वहाँ से कुछ वुमेन इसी तरफ भी देख रही थी। इधर टाउसेन को दिखाया जाता है जो कि इस समय अपने आईब्रोज को बार बार मार रहा था और ये बोल रहा था तुम एक गॉड को स्लेव बनाना चाहती हो, सपना अच्छा है तुम्हारा, मैं एक नोबल गॉड हूँ, तुम एक कल्टिवेटर हो, तुम मेरे सोल पे मतलब कवर करना चाहती हो, मतलब मेरे सोल को अपना दास बनाना चाहती हो, थिंकिंग अच्छी है तुम्हारी, यहाँ से निकलो। मतलब टाउसन की जो आंखों में उसने किसी को जो सील किया था शायद ये वो पावर था। बट टाउसन तभी एक ऑरा फील करता है और आसमान की तरफ देखता है, ये तो मेरे क्लैन की ऑरा लग रही है, बहुत फैमिलियर है, नहीं मैं इसे नहीं जानता हूँ, शायद टूसी इसे जानता है। इधर वांगलिंग भी उसी आवाज को सुना था लेकिन अभी भी थंडरबोल्ट को ये पकड़ के था। यह फिर से थंडरबोल्ट को खींचता है और कहता है कि मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं, क्योंकि तुम मुझे कह रहे हो इटर्नल थंडरबोल्ट मेरा है और तुम ज़्यादा अगर मुझे परेशान करोगे तो फिर तुम्हें भी पता है कि मैं रूथलेस बंदा हूँ। और इस समय वॉर्टेक्स थोड़ा सा बड़ा होने लगता है मानो कोई बाहर निकलने वाला था और मानो इस समय वो काफ़ी गुस्से में था वांगलिंग के बार बार मना करने से। और वांगलिंग उसके गुस्से को फील कर सकता था और ये और तेजी से थंडरबोल्ट को बाहर खींचने लगता है। और फाइनली उस बंदे की आवाज़ आती है कि वॉइड एक्सटेंशन डाओ के धोखेबाज एंशिएंट गॉड के डिसेंडेंट मतलब दुष्ट बचे हुई ऑरा, मैं तुम्हारी ऑरा से फैमिलियर हूँ जो तुम्हारी बॉडी में, नहीं तो मैं तुम्हें अब तक मार देता, लेकिन फिर भी अब तुम मान नहीं रहे हो तो मुझे वो करना ही पड़ेगा। तो स्पेस के बीच में जो थंडर चमक रहा था वो ब्लैक गैस में बदल जाता है और वहां से 2 हाथें निकलती है
दो अलग अलग साइड से बस हाथ दिखाई दे रहे थे। अंदर में क्या है कुछ पता नहीं चल रहा था। मानो ये स्पेस एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए। तो वांग ले इस हाथ को जब देखता है तो उसे लगता है ये जानता है। इसे इसने पहले भी देखा था, 1000 साल पहले, एक बैटल के दौरान। और इस समय इसे कुछ पता नहीं था उतना, 1000 साल पहले की बात है, तो इनर और आउटर रियल्म के बीच का मैटर नहीं पता था। लेकिन 1000 साल बाद ये जब सोचता था उस घटना के बारे में तो हिल जाता था। तो इस समय इसका मैडनेस बढ़ता है और उस हाथों की तरफ देखकर चिल्लाता है कि ये तुम हो, क्योंकि ये वही हाथ था जो वानेर का सोल उस समय प्लेनेट सुजाकू पर लेने आया था, मैसेंजर ऑफ द हेवेंस। तो वांगलिंग का गुस्सा 7वें आसमान पे था, मानो अभी एक मैड बीच था। वो जो दोनों हाथ थे उसमें थंडर और लाइटनिंग दोनों चमक रहे थे, मानो हाथ खुद में थंडर हो। लाइफ में वांगलिंग का एक ही बॉटम लाइन था, वो था ली मुआन। तो इसका जो इनसेन पावर रहता है अब वो बाहर निकलता है। ये इस समय इटर्नल थंडरबोल्ट को तो छोड़ देता है और हाथों पर अटैक करता है। और इसका कल्टीवेशन अलग लेवल पे बढ़ता है, एंशिएंट गॉड वाला। और जैसे इसकी ऑरा पूरी तरह से प्रकट होती है, एक प्रेशर मानो वो जो बंदा आ रहा था उसे सप्रेस करने लगता है। और वो हैरान था कि यार ये तो 2C का पावर है मतलब। वांगलिंग इस समय गुस्से में था और बोलता है फायर। इसके लेफ्ट हैंड में फायर प्रकट होता है, वो भी ब्लू फायर, लेफ्ट आई के थ्रू। और इस समय वर्मिलियन बर्ड, ब्लू वर्मिलियन बर्ड यहाँ पर प्रकट होती है और पूरा स्पेस सी ऑफ फायर से भर जाता है। फिर ये बोलता है थंडर, राइट आई से थंडर पावर निकलता है और थंडर मार्क भी जो इसका था वो भी चमकता है और एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन प्रकट होता है। फिर ये बोलता है बैटल और ब्लड स्वर्ड निकाल लेता है। मतलब बैटल इंटेंट भी जो था जान जिंगे से जो इसने इनहेरिट किया था वो भी जाग चुका था। और इस समय वांगलिंग का जो पावर था, एंशिएंट गॉड पावर, वो ब्लडी स्वर्ड में एंटर करता है। ब्लडी स्वर्ड में ये ब्लू फायर भी मर्ज होता है। मानो वर्मिलियन बर्ड भी इस तलवार का एक हिस्सा बन चुका था। और जो थंडर ड्रैगन था इसके ही बॉडी में एंटर कर जाते, तो मानो इसकी बॉडी जो थी वो ब्लैक होल के समान थी। और इस पूरे पावर को ये ब्लडी स्वॉर्ड में डायरेक्ट करता है। तीनों चीज का एक कॉम्बिनेशन था, 4 चीज का बोल सकते हो। फायर, थंडर, एंशिएंट गॉड पावर, बैटल इंटेंट, और जो कि मतलब स्टार ऑफ लॉ से निकलता है। और इस अटैक को ये इस हाथ पे चला के मारता है। और इम्पैक्ट इतना खतरनाक था कि जो 16 प्लैनेट्स थे यहाँ पर वो पूरी तरह से हिल जाते हैं, मानो उनके रास्ते थोड़े बदल जाते हैं। और ये जो हाथ था ये कट जाता है, चारों तरफ खून फैल जाता है, अंदर से एक चीखने की आवाज आती है। और इस समय जो हाथ बचा कुचा था वो अंदर भागने लगता है, लेकिन ब्लडी स्वॉर्ड फिर से उस पर चार्ज करता है। वर्टेक्स भी थोड़ा सा रंबल करता है, ट्रम्बल करता है, लेकिन कुछ होता नहीं है। और वर्टेक्स अब काफी तेजी से रोटेट करके गायब हो जाता है, मानो ये यहाँ पर था ही नहीं। लेकिन जैसे पूरी तरह से गायब होने वाला था, वांगले एक कदम आगे लेता है। ये ब्लडी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन फिर भी काम नहीं आता है। वर्टेक्स धीरे धीरे गायब हो जाता है। आवाज जाते जाते एक चीज बोलती है कि तुम्हारे पास ये तलवार कैसे है। पर इधर से भी आवाज आती है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, लेकिन एक दिन मैं हेवेंस को तोड़ मोड़ दूंगा और तुम्हें ढूंढ के निकालूंगा। तुमने मेरे वाइफ का सोल ले गए थे, तो तुम बचोगे तो नहीं। और ये बहुत फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है कि इटर्नल थंडरबोल्ट भी यहीं पे रह जाता है और उसको भागने का जगह भी नहीं था। वांगलिंग अब पलटता है और थंडरबोल्ट की तरफ देखता है। और वैसे भी इंटेलिजेंट था और देख चुका था वांगलिंग का खेल कैसा है। और वांगलिंग बोलता है कहाँ भाग रहे हो। ये स्पेशल बेंडिंग यूज करता है, थंडरबोल्ट के सामने प्रकट होता है और इसे पकड़ लेता है और सीधा डिवोर कर जाता है। और इसके दिमाग में एक ही चीज था कि इटर्नल थंडरबोल्ट को रिफाइन करता हूँ, 8वें ड्रैगन्स को भी अच्छे से रिफाइन नहीं किया है, उन्हें करता हूँ। हेड एल्डर का जो भी थंडर इनहेरिटेंस था, मतलब जो भी उनके पास थंडर पावर था, उससे भी मैं रिफाइन कर लेता हूँ। तो मेरा थंडर इसेंस शायद कंप्लीट हो जाए और मेरा कल्टीवेशन फिर से बढ़ेगा। फिलहाल वांगलिंग अपने गुस्से को शांत करता है और मैसेंजर का जो हथेली था जिसको किसने काटा था उसे ये निकालता है। वो क्रिस्टल के समान था जो चमक रहा था, मतलब खून वगैरह खत्म ही हो गए थे, क्रिस्टल में बदल गया था वो। लेकिन इसमें हथेली में जो निशान रेखाएं रहती वो कुछ नहीं था। तो वांगलिंग सोचता है चाहे कोई कितना भी पावरफुल हो अपने पाम प्रिंट को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, तो क्या इन मैसेंजर्स को पाम प्रिंट्स नहीं होते हैं। फिलहाल इस चीज को ये स्टोरेज स्पेस में रख लेता है और इसके कहता है ठंडर क्लैन के लोगों की तो फट रही थी, तो इसके पास भी नहीं आता है। अब वांगलिंग यहाँ से निकलने वाला था क्योंकि इसे मालूम था बाकी चीज तो स्कैटर्ड स्पिरिट संभाल लेंगे। तभी इसको एक आवाज आती, मास्टर क्या आपको मैं याद हूँ। ये था जोंग बिग रेड कि मैंने आपको मास्टर माना है, एक बार बोला है तो लाइफ टाइम के लिए बोला है, तो मैं आपको सर्व करना चाहता हूँ, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। वांगलिंग पूछता है क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो। जोंग बिग रेड हाँ में सर हिलाता है, मतलब आप जो भी कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। आग लगाना, चुराना, इन सब चीज़ों में मैं उस्ताद हूँ। मैं उस जू लीगो से बेकार नहीं हूँ, मुझे एक चांस दो। वांगलिंग बोलता है ठीक है। और वांगलिंग इसे अब स्टोरेज स्पेस में रख लेता है जहाँ पर जू लीगो होता, और ये यहाँ से गायब होता है, वहीं प्रकट होता है जहाँ पर स्कैटर्ड स्पिरिट थे जो कि अभी बैटल में थे। और जैसे प्रकट होता है इसका जी रियल्म बाहर निकलता है, बहुत फास्ट था, और एक फर्स्ट हेवन ब्लाइट कल्टीवेटर को निपटा देता है। फिर दूसरे जो कि सेकंड हेवन ब्लाइट कल्टीवेटर था उसकी तरफ चार्ज करता है, उससे भी निपटा देता है। और फिर वांगलिंग बोलता है कि कल्टीवेटर स्कैटर्ड स्पिरिट मैं जा रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखना। और वांगलिंग अपने जी रियल्म के साथ गायब हो जाता है। स्कैटर्ड स्पिरिट भी हंसते हैं और बोलते हैं कि ब्रदर वांग आप भी ध्यान रखना, मुझे विश्वास है कि एक दिन हम जरूर मिलेंगे।
और जब हम मिलेंगे तो आप सरप्राइज हो जाओगे। ऐसा वांगलिंग बोलता। तो स्कैटर स्पिरिट भी सोचते कि सरप्राइज्ड। फिलहाल वो छोड़ते हैं, मतलब कि यार बाद में देखेंगे, फिलहाल बैटल करते हैं। वांगलिंग जानता था कि थर्ड स्टेप कल्टीवेटर इसे ढूंढ सकते हैं, लेकिन अपने 5 एसेंसेस थे, अपनी ऑरा को कवर करके था। इसे बस एक जगह ढूंढना था ताकि ये छिप के रह सके और थंडर को रिफाइन कर सके। और फिलहाल ही एक कल्टीवेशन प्लेनेट पर पहुंचता है। फिलहाल ये अपने बालों को काला कर लेता है, डाई वगैरह नहीं लगाता है, कुछ और यूज किया होगा। सफेद कपड़े में था और फैन था इसके पास, एकदम मतलब स्कॉलर बन जाता है चाइनीज स्टाइल में। और इस प्लेनेट पर जो भी लोग थे काफी ग्रेसफुल थे। आसपास में मार्केट में बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। वांगलिंग फैन किसी को पढ़ते हुए भी देखता है। एक रेस्टोरेंट से जब ये गुजर रहा था, जैसे यहाँ पर एक बंदे का चर्चा चल रहा था, जियो यू युआन जानियान का, कि वो बंदा एडवेंचरस है थोड़ा। ऐसे ही वो अपने कल्टीवेशन पार्टनर सू युगजुआन से मिला था। वांगलिंग स्माइल करता है कि यहाँ के मॉडल सिटीज काफी इंटरेस्टिंग है। मॉडल्स कल्टीवेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि ज़्यादा स्टोरीज थोड़ी बनी बनाई हैं, बट फिर भी जैसे कि सुजाकू वगैरह पे आपने देखा था कि मॉडल्स उतने कल्टीवेटर्स को नहीं जानते, कुछ एक ही जानते हैं। वांगलिंग जानता था जैसे इस शहर में प्रवेश किया था कि बहुत सारे कल्टीवेटर्स हैं, जहाँ पर एक मेल और फीमेल भी कल्टीवेटर थे जो कि इसी स्टोरी को सुन रहे थे। इस कैपिटल के ईस्टर्न पार्ट में 100 कल्टीवेटर्स थे। वांगलिंग जानता था ये कुछ समय के लिए तो सुरक्षित है और ये शायद काफी होगा, ये इटर्नल थंडरबोल्ट को रिफाइन कर लेगा। अब इस मॉर्टल कैपिटल में एक चीज चलता था, मॉर्टल क्रिस्टल, जो कि यहाँ के लिए एक सिल्वर और गोल्ड के समान था। और वांगलिंग का जो कल्टीवेशन लेवल था, इसके लिए वो आसान था प्राप्त करना। अचानक से इसका सोल का थोड़ा सा हिस्सा अंडरग्राउंड में जाता है और ये एक वेन ढूंढ लेता है मॉर्टल क्रिस्टल का, और इसका भी एक पोर्सन ही है, रिफाइन कर लेता है और उसके बाद इसका ओरिजिन सोल वापस आ जाता है। तो इस समय इसके पास अच्छे खासे मॉर्टल क्रिस्टल्स भी थे इसके स्टोरेज स्पेस में। तो क्योंकि इस शहर में एकदम नॉर्मल इंसान जैसा रहना है, तो आपको यही सब चीज़ें यूज़ करना पड़ता है। तो एक घर भी ये ढूंढ लेता है, एक अच्छा लोकेशन ढूंढ करके। यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ भी था, एक नूडल का स्टैंड भी था, मतलब पेड़ के नीचे में कोई लगाता था, और राइस वाइन वगैरह भी बेचता था। जैसे गरीब लोग हैं वो यहीं पर खाते, क्योंकि रेस्टोरेंट में जाना बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल अभी भी नहीं है। वांगलिंग ये चीज़ें देख रहा था, मतलब अपने घर के बाहर बैठ के। बहुत सारे नेबर्स बात करने भी आते हैं और वांगलिंग भी इनसे प्यार से बात करता है। बस लोगों को यही समझ में आता कि वांगलिंग एक स्टूडेंट है जो कि एग्जाम के लिए आया है। फिलहाल रात का समय हो जाता है और वांगलिंग मस्त वाइन पी रहा था। एक ओल्ड मैन मतलब इसे आते हैं और वाइन देते हैं, इसे लिटिल चाइल्ड कह के बुलाते हैं। वांगलिंग भी स्माइल करता है कि यार ऐसे लोग ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब कल्टीवेशन दुनिया तो एकदम क्रूएल है। और यहाँ पर रहकर वांगलिंग का माइंड फिर से एकदम काम हो जाता है और फिलहाल ही कल्टीवेशन में लग जाता है। और इस समय वांगलिंग के माइंड में 8 थंडर ड्रैगन्स को दिखाया जाता है जो कि क्रेजी एकदम होके रोर कर रहे थे ताकि इसके ओरिजिन सोल को मार दे, बट वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। हालांकि इन्हें रिफाइन करने के लिए वांगलिंग अपने ब्लू फायर का यूज करता है। ब्लू फायर इन्हें सप्रेस कर रहा था और फिर ये थंडर से इन्हें रिफाइन करने लगता है। समय बीतते जाता है, धीरे धीरे ये आतो थंडर ड्रैगन ब्लू फायर की वजह से शांत हो जाते हैं। वांगलिंग बीच में आंखें खोलता है क्योंकि एक आवाज आती है कि ठंडी हवा का झोंका आ रहा है, दरवाजा बंद कर लो, लाइट भी बंद कर लो। फिर से शांति हो जाता है और वांगलिंग फिर से कल्टीवेशन में दोबारा से लग जाता है। और वांगलिंग का जो एंसेंट थंडर ड्रैगन था धीरे धीरे करके अब एक एक को डिवोर कर रहा था। और वांगलिंग का जो थंडर मार्क था जो इसने खुद का बनाया था, वो धीरे धीरे चमकने लगा था। अब फिलहाल 6 थंडर ड्रैगन्स बचे हुए थे। फिलहाल सुबह का समय हो जाता है और सुबह होते होते इसने 7 थंडर ड्रैगन्स को डिवोर कर लिया था। अब एक ही बचा था। थोड़ा बारिश का भी समय था, मतलब धूप तो आ रहा था पर बीच बीच में बादल आते थे, तो बच्चे मस्त खेल रहे थे। वांगलिंग भी बाहर में बैठा था और बारिश की बूंदें इसके ऊपर गिर रही थी और इसका एक ही आदत था, मस्त बैठ के वाइन पी रहा था। और वांगलिंग सोचता है यार 2000 साल से शायद ज़्यादा हो चुका है, अब तो मुझे याद भी नहीं कि मैं कितना बूढ़ा हो चुका हूँ। वांगलिंग फिलहाल कमरे में जा रहा था पर एक कोल्ड हवा ये फील करता है। इसका एक्सप्रेशन चेंज होता है और ये आसमान की तरफ देखता है। ये 2 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स आसमान में देखता है, बादलों के उस पार। ये तो देख ही सकता था, एक मैन और एक वुमेन जो कि उसके ऊपर उड़ रहे थे। बंदे ने ब्लू कपड़ा पहना था, हैंडसम था, पावर लेवल भी निर्वाणा स्क्रायर पे था। वुमेन काफ़ी ग्रेसफुल थी, फिनिक्स टाइप के कपड़े पहने थे और इसकी भी ऑरा काफ़ी नोबल थी। और ये बात कर रहे थे कि हमें ब्रेव नहीं होना चाहिए, हमारा कल्टीवेशन लेवल हाई नहीं है। बंदा भी थोड़ा सा सीरियस था कि क्लैन वाले इतना जल्दी क्यों बुला रहे हैं। पर अचानक से यहाँ पर एक बंदा प्रकट होता है जो कि इस लेडी की, जिसका नाम युग जुबान था, उसकी तरफ देखता है। और जो हैंडसम बंदा था वो इन्हें ग्रीट करता है ब्रदर जाऊ बोल के। लड़की भी इन्हें ग्रीट करती बिग ब्रदर जाऊ बोल के। पर ये जो बंदा था इस समय मैन इन ब्लू की तरफ देखकर कोल्डली कहता है थंडर क्लैन डिस्ट्रॉय हो चुका है, उनके हेड एल्डर, उनका पता नहीं वो कहाँ गए। और ये सब सॉवरिन काउंसिल ने कंफर्म किया है, इसलिए उन्होंने हर एक क्लैन को बताने के लिए बोला है। सॉवरिन काउंसिल के जो ग्रैंड मास्टर हैं युन लवो, उन्होंने एक डिविनेशन यूज किया था, मतलब भविष्य देखने वाला स्पेल, कि वो कौन सा बंदा है, उसके ओरिजिन सोल का थोड़े छाप वगैरह फील करने के लिए, जिसने स्कैथर थंडर क्लैन को डिस्ट्रॉय किया है।
इसीलिए उस बंदे के खिलाफ एक किल ऑर्डर निकल चुका है। इसीलिए मैटर काफ़ी बड़ा है, तो हमें भी सर्च में जाना पड़ेगा। तो इस प्लेनेट को भी अच्छे से सर्च करना पड़ेगा, लेकिन खुद का ध्यान रखना। लेडी भी काफ़ी शॉक थी और ये लोग गेस करते कि वो तो हेड एल्डर फिफ्थ हेवन ब्लाइट पर थे, तो जो भी उन्हें मारा होगा वो शायद थर्ड स्टेप का कल्टिवेटर हो सकता है। फिर भी ये लोग हैरान थे कि यार उनके पास तो बहुत सारे कल्टिवेटर थे हेवेंस ब्लाइट में, इतना मतलब ईजी कैसे हो गया। उनके पास तो इटर्नल थंडर बोल्ट भी है जो कि एंशियंट टाइम से है। अब जो ये बंदा आया था इन्हें बताने, जाऊ, वो बोलता है क्या हुआ किसी को नहीं पता। शायद इतना पता है, सॉवरेन काउंसिल वाले ये बोल रहे थे कि शायद थंडर बोल्ट को भी उस बंदे ने डिवोर कर लिया है, और काउंसिल ने एक एल्डर को भी भेजा है उस बंदे को ढूंढने के लिए। वांगलिंग इधर अपनी नजरें हटा लेता है कि यार मैं इतना जल्दी ढूंढ लिया गया। सॉवरेन काउंसिल, मुझे जल्दी जल्दी पहले एंशिएंट थंडर ड्रैगन जो आखिरी बचा है उसे रिफाइन करना पड़ेगा और इटर्नल थंडर बोल्ट के साथ फ्यूज होना पड़ेगा। फिलहाल वांगलिंग थंडर ड्रैगन को रिफाइन करने में लग जाता है। इधर बाहर में बारिश और ज़्यादा हैवी हो जाता है। आर्थर थंडर ड्रैगन्स अब वांगलिंग का पार्ट बन चुके थे। इसका ओरिजिन सोल भी पहले से और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। थंडर एसेंस बढ़ता है। अब इसका जो शेप था एंशिएंट थंडर ड्रैगन का वो बदल के धीरे धीरे बोल्ट ऑफ थंडर में बदलने लगता है, कुछ कुछ इटर्नल थंडर के जैसा। जैसे ये बन जाता है, आसपास के कल्टीवेशन प्लेनेट के भी थंडर क्रेजी जाने लगते हैं। और इस समय यहाँ पर जो सिटी था इंपेरियल सिटी, वहां पर 3 निर्वाणा क्लिंजर के बंदे थे इस ऑरा को फील करते हैं। इनमें से एक तो निर्वाणा शैटर पे भी था कि यार ये रेन अचानक से आया, ये थंडर थोड़ा वॉयलेंट है, हमारा डिवाइन सेंस भी कुछ पा नहीं पा रहा है। पर इनमें से एक बोलता है शायद हम ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, और इनमें से एक बोलता है यार स्कैटर थंडर क्लैन वाले डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इसलिए मैं इस थंडर को फील करके थोड़ा सा चिंतित हूँ, शायद मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। बट फिर ये लोग डिस्कस करते हैं यार एंशिएंट स्टार सिस्टम का किल ऑर्डर आ चुका है, तो वो बंदा बच नहीं सकता है। अब इधर जानियन क्लैन को दिखाया जाता है। ये छोटा सा सेक्ट था और इनका अपना एक कल्टीवेशन प्लेनेट था, कुछ कुछ इनर रियल्म के जैसा था। यहाँ पर एक बंदा पहाड़ पे बैठा हुआ था, ओल्ड मैन टाइप था। बोलता है यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक कैलामिटी आने वाली, मतलब एक घटना होने वाली है, दुर्घटना। अब वांगलिंग इटर्नल थंडर बोल्ट को रिलीज करता तो वांगलिंग की बॉडी से ब्रेक फ्री करना चाहता था। बट जैसे वो मूव करता है, वांगलिंग का ओरिजिन सोल जो कि खुद अब बोल्ट ऑफ थंडर बन चुका है, ऐसा डिवोर करने लगता है। इटर्नल थंडरबोल्ट का अपना एक विल था, तो स्ट्रगल तो करेगा। वांगलिंग से बोलता है मेरे साथ फ्यूज हो जाओ और मेरे थंडर एसेंस का पार्ट बनो, मेरे थंडर एसेंस को कंप्लीट करने में मदद करो और मेरा कल्टीवेशन लेवल भी बढ़ेगा। और वांगलिंग इसके रेजिस्टेंस को यानी विल को डिस्ट्रॉय करने लगता है और ये बोलता है टाउ स्पेल फ्यूज। और इस समय 2 अलग अलग थंडर एसेंसेस इसके आंखों में रोटेट करने लगते हैं राइट आई में, और एक अलग ही डेमोनिक फील दे रहे थे। फिलहाल बारिश काफ़ी तेज हो रही थी, तो लोग इस समय घर से बाहर भी नहीं निकलते, और इस समय बिजलियाँ और तेज़ी से कड़कने लगती है। लाइट तो चमक ही रहा था, मतलब लाइटनिंग जो होती है, अब बिजली भी ज़्यादा तेज कड़कने लगती है। और इस समय इन गलियों में एक ओल्ड मैन को देखा जाता है जिन्होंने डाविस्ट रूप पहना था और गली के बीच में भटक रहे थे, आंखों से मानो कुछ देख रहे थे। इनकी आंखों में एक स्ट्रेंज मार्क था। पीछे में 7 मिडिल एज्ड मैन और थे, और सातों लोग मिल करके इन ओल्ड मैन की बॉडी में एक ऑरा मतलब भेज रहे थे। और ये जो इमेज बन रहा था इस ऑरा से, वो सेम इस ओल्ड मैन के टैटूज के समान था। ओल्ड मैन थोड़े समय के लिए आंखें बंद रखते हैं फिर खोलते हैं, और जैसे आंखें खोलते हैं इनका जो क्लैन मार्क था वो और तेजी से फैलता है, मतलब उसका लाइट फैलता है। सातों लोगों से निकलने वाली जो लाइट थी वो भी और चमकती है और ओल्ड मैन की बॉडी में इकट्ठा हो रही थी, तो इनका लाइट जो क्लैन मार्क था और चमकता है। और ये जो औरत थी ये हर एक घर को मानो स्कैन कर रही थी, और इस समय ओल्ड मैन का एक्सप्रेशन थोड़ा सा बदलता है। ये हैरान इस बात पर थे क्योंकि पहले घर एकदम नया लगता है, फिर लगता है एकदम खंडहर हो। लोग अचानक से यंग हो जाते हैं, फिर अचानक से गायब भी हो जाते हैं। और वांगलिंग इस समय अपने घर में था, और इस समय जो इटर्नल थंडरबोल्ट था क्रिटिकल मोमेंट पे था मर्ज होने के। अभी भी उसका जो विल था थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर ही रहा था, पर वांगलिंग अचानक से तभी आंखें खोलता है। इसकी आंखों में चमक था, एक्सप्रेशन एकदम काम था, और घर में जो भी था ये बस हाथ घुमाता है, ऐसा लगता है वो मिरर के समान डिस्टॉर्ट हो रहा था, और आसपास मानो चीजें शैटर्ड हो जाती है। और वांगलिंग ऐसा करने के बाद बाहर में क्या चल रहा है उसे इग्नोर कर देता है और अपने कल्टीवेशन में लग जाता है। अब ओल्ड मैन उनका जो ऑरा था वांगलिंग के घर में फैलता है, उन्हें देखता है कि एक स्कॉलर है, और ये पूरा शहर धीरे धीरे ये स्कैन कर लेते हैं, कुछ भी इन्हें मिलता नहीं है। ओल्ड मैन के पास शायद एक ऐसी टेक्निक थी जिससे ये समय में पीछे जा सकते थे, तो और ज़्यादा पीछे जाते। अब इन्हें एंशिएंट बैटल फील्ड दिखने लगता, धीरे धीरे इनका क्लैन मार्क डिम हो जाता है। बाकी भी अपने मार्किंग हटा लेते हैं, थोड़ा ऑरा यूज़ करने की वजह से उनका चेहरा पेल हो चुका था। और फिर ये बोलते कि यहाँ पर कोई कल्टीवेटर नहीं है, चलो दूसरे लोकेशन पे चलते हैं। और यही सेम सीन बहुत सारे प्लेनेट पर चल रहा था पूरे एंशिएंट स्टार सिस्टम में। वांगलिंग का एक्सप्रेशन नहीं बदलता है इनके जाने के बाद भी। धीरे धीरे इटर्नल थंडरबोल्ट जो कि दहाड़ मार रहा था कमजोर होते जाता है, और धीरे धीरे 2 थंडर्स जो थे ये इसके अब सोल में फ्यूज होने लगे थे। और फाइनली इटर्नल थंडरबोल्ट वांगलिंग उसे पूरी तरह से डिफोर कर लेता है। बस विल जो था थोड़ा थोड़ा रिफाइन हो रहा था, और थंडर एसेंस अब इसका स्ट्रांग होते जाता है। और फाइनली वांगलिंग का कल्टीवेशन लेवल निर्वाणा मिड स्टेज से
शैटर मिड स्टेज से अब लेट फेज की तरफ बढ़ जाता है। देखो इसेंस का मतलब क्या होता है कि आपने थंडर के जितने भी लॉज है, जितने भी नियम है, आपने सबको समझ लिया, एटलीस्ट देख लिया। और वांगलिंग को इस समय मतलब इटर्नल थंडरबोल्ट को डिवोर करने के बाद कुछ मेमोरीज दिखाई देती है। वो उसके विल के अंदर थी, लेकिन समय के साथ बहुत कमजोर हो चुकी थी। 3 इमेजेस दिखते हैं। एक स्टार सिस्टम का कोलैप्स दिखता है और ये कोलैप्स फैलते जाता है। इसमें बहुत सारे क्रिएचर्स मारे जाते हैं। वांगलिंग एक कल्टीवेटर को भी देखता है, अलग कपड़ों में बहुत सारे मॉन्स्टर को भी देखता है। इवन जी क्योंग जो बीस्ट होता है, जिसके बहुत सारे धड़ होते हैं, उसे भी ये देखता है। और इसी समय इससे उस इमेज में एक थंडरबोल्ट दिखता है जो कि मानो भाग रहा था और इस वॉइड में आता है। लेकिन वांगलिंग ने जो डिफोर किया उससे ये बहुत स्ट्रांग था। सेकंड इमेज में इसे एक मिडिल एज मैन दिखता है जिसके अंदर फ्लावर टैटू चमक रहा था आंखों में, जिसकी 7 पंखुड़ियाँ थी। और इस थंडरबोल्ट को ये पकड़ के था और बोलता है, यार अनफॉर्चुनेटली एंशियंट वॉइड गॉड थंडरबोल्ट शायद वापस ना आए, जैसे ये पास्ट में था। मैं तुम्हें भेज देता हूँ, देखता हूँ तुम्हारा लक क्या करता है। और इस थंडरबोल्ट को उन्होंने छोड़ दिया था। तीसरे इमेज में ये थंडरबोल्ट यानी इस इटर्नल थंडरबोल्ट को देखता है स्कैटर्ड थंडर क्लैन टेम्पल में। और इस थंडर के पास 8 लोग कल्टीवेट कर रहे थे। उनमें से एक ओल्ड मैन था जिसके ऊपर थंडर मार्क था। बाकी भी 7 अलग कपड़े पहन के थे, मतलब अलग कपड़ों, कपड़ा भी अलग चीज़ का मानो बना था, मानो ये नदी पहन के बैठे हो। और इस बंदे की तरफ जो स्कैटर्ड थंडर क्लैन का बंदा था वो रेस्पेक्ट की नज़र से देखता है। वो जो बंदा था उसके आसपास एक गोल्डन लाइट लाइन दिखता है। वांगलिंग को लगता है यार गोल्डन लाइन मैंने कहीं देखा है, मुझे नहीं लगा था ये यहाँ पर होगा। मतलब वांगलिंग इस बंदे को देख लेता और हैरान था कि यार ये तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।